नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी सपना है भारत के सबसे अधिक रोजगार देने वाले भारतीय उपक्रम रेलवे में जुड़ने के लिए? तो आ गई है आपके लिए वैकेंसी रेलवे आरपीएफ की। और आपको पता ही है, आपको पहले से ये जानकारी है कि आप जो फॉर्म जो है वो भरने वाले हैं 15 अप्रैल से। लेकिन आप ये वीडियो जो है वो फॉर्म भरने से पहले जरूर देख लेंगे, ताकि आपके पास में होनी चाहिए संपूर्ण जानकारी फॉर्म से रिलेटेड कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, कि आपके पास कौन कौन से मानक होने चाहिए, कौन सा आपका सिलेबस होना चाहिए। तो आइए हम अपने इस वीडियो में रेलवे से जुड़ी हुई, आरपीएफ के इस फॉर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंतिम समय तक और हम देंगे आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आइए हम जानकारी लेते हैं कि रेलवे का जो फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है कोई ना कोई गलती कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो आरपीएफ कांस्टेबल है और एसआई है, इससे संबंधित फॉर्म की हम संपूर्ण जानकारी लेंगे और साथ ही इसके साथ में हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। आरपीएफ की जो वैकेंसी है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी जो है वो दो टाइप में आई है। कांस्टेबल कांस्टेबल के जो पद हैं वो है 1208 पद हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें इसकी एसआई की, तो एसआई के जो पद हैं वो 452 हैं। कुल मिलाकर के जो वैकेंसी हो जाती है वो 4660 यानी कि 4660 वैकेंसी हो जाती है। अगर हम इसकी संपूर्ण जानकारी जो है फॉर्म की लें, तो इससे पहले हमें संपूर्ण जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो कोविड था उसके लिए 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, और जो कि इसमें मैंने पहले से ही काउंट कर दिया है, ताकि अभी आप लोगों को कुछ अलग से काउंट ना करना पड़े। तो देख लीजिए, ये आयु है, इसमें जनरल के लिए 18 से 28 वर्ष की एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यही एज जो है वो 20 साल से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपकी, यदि आपकी जो एज है वो 18 से 31 वर्ष की है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारे एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर इनमें से कोई कैंडिडेट है और उनकी उम्र जो है वो 18 से 33 वर्ष की है, और तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही इसकी आयु की बात। इसको जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से भरना शुरू हो जाएंगे। तो जो 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 मई है। और आइए जानते हैं इसकी क्या फीस रहने वाली है। ठीक है, इसकी जो योग्यता है, योग्यता की अगर हम बात करें पहले, तो जो कांस्टेबल वैकेंसी है, कांस्टेबल के लिए 10th पास इसके मानक रखे गए हैं। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 10th पास, यानी कि अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप एसआई में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे ऑनर्स में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीएससी किया है, बीए किया है, या फिर किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री को आपने अगर किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन होना एसआई के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इसी की बात करें अगर एग्जाम फीस की, तो जो एग्जाम फीस लगने वाली है दोस्तों, वो जनरल और ओबीसी के लिए जो ये फीस रहने वाली है वो है 500 रुपए। इसी के साथ में जो एससी एसटी की जो फीस रहने वाली है वो जस्ट इसका हाफ है, 250 रुपए, 250 रुपए आपसे फीस लगने वाली है। और एक बात हमें याद और रखनी है कि जो ये रेलवे की वैकेंसी है जिसमें ये 4660 पद हैं, उनमें से जो रेलवे उपक्रम है इसके द्वारा कम से कम 15% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण रखा जाता है। यानी कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की जगह पे भी जा सकती हैं, लेकिन महिलाओं का जो आरक्षण है, कम से कम 15% महिलाएं जो हैं वो इसके लिए रिजर्व कैटेगरी में आएंगी। कम से कम 15% महिलाओं का सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें इसकी जो वैकेंसी होगी दोस्तों, वो वैकेंसी होगी टोटल 4 फेज में। 4 फेज कौन कौन से होंगे? फेज 1 अगर हम देखें तो ये सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी आप लोग जानते ही हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका ये एग्जाम जो है वो कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसी के साथ में जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद में आपके लिए फिजिकल टेस्ट रखा जाएगा। और जो फिजिकल टेस्ट है इसमें क्या क्या आपकी दक्षताएं रखी गई हैं, इसको अगर हम देखें तो देखिए, फिजिकल टेस्ट के लिए मैंने ये हाथ से ही लिख रखा है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये मेहनत करना हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए, कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो रनिंग रखी गई है, क्योंकि रेलवे का जो फिजिकल टेस्ट है
वो अन्य एग्जाम से थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ में क्योंकि गांव के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश नहीं जानते हैं और इसकी तैयारी करते हैं, और रेलवे में अगर आपको कहीं भागना दौड़ना पड़ जाए, मान लीजिए किसी ने टिकट नहीं लिया है, कोई चोर है, किसी का सामान लेके भाग रहा है, किसी कोई मुसीबत आ रही है, तो आपको दौड़ करके पकड़ना होगा और इसी तरीके से आपको ये सारे काम करने होंगे। तो इसी वजह से आपका ये जो फिजिकल है वो थोड़ा सा अच्छा रखा जाता है। देखिए इसी के साथ में जो मेल है और फीमेल है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। तो देख लीजिए जरा इसको। ये कांस्टेबल यानी कि मेल के जो होगा, यानी कि बॉयज के लिए कांस्टेबल भर्ती में आपकी जो रनिंग है वो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग पास करनी होगी। यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ जो है वो पूरी करनी होगी। इसी के साथ में जो लंबी कूद है, यानी कि जो लॉन्ग जंप है आपकी, वो 14 फीट आपसे करवाई जाएगी, और इसी के साथ जो ऊंची कूद है वो कम से कम 4 फीट आपकी होनी चाहिए। अगर आप एसआई में एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि एसआई का जो काम होता है वो ऑर्डर देना हो जाता है, उसके जो नीचे के कांस्टेबल होते हैं वो वर्क करते हैं, तो इसका फिजिकल जो है वो कांस्टेबल से थोड़ा आसान है। देखिए एसआई के लिए 6.5 मिनट में, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, और इसी के साथ में जो लंबी कूद है ये 12 फीट है, और जो ऊंची कूद है इसी के ऊंची कूद के लिए आपको 3 फीट 9 इंच जो है वो रखी गई है। अगर हम बात करें फीमेल के फिजिकल की, तो फीमेल के लिए जो फिजिकल रखा गया है वो थोड़ा आसान है, क्योंकि 3 मिनट 40 सेकंड में आपको महज 800 मीटर दौड़ पूरी करनी है। आपको ये जो दौड़ है वो 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर पूरी करने के बाद आपकी जो लॉन्ग जंप है, यानी कि लंबी कूद है, वो आपकी 9 फीट होनी चाहिए। इसी के साथ में जो आपकी हाई जंप है ये आपकी 3 फीट होनी चाहिए, यानी कम से कम आपको 9 फीट लंबी कूदना होगा, और इसी के साथ में आपकी जो हाई जंप है वो कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। अगर आप एसआई में फॉर्म भर रहे हैं तो भी ये जो रनिंग है वो थोड़ा आपके लिए और आसान कर दी जाती है। अब आपके लिए 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करने के बाद में आपकी जो लॉन्ग जंप है वो आपकी वैसे ही रहने वाली है। लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप आपकी 3 फीट है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम आगे बात करें, अब आते हैं शारीरिक मापदंड की। तो ये सभी लोग देख लें, इसकी जो हाइट है वो अन्य एग्जाम से थोड़ी कम रहने वाली है, ठीक है, यूपी पुलिस की तरह नहीं रहने वाली है। लॉन्ग यानी कि आपको हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि जो आपकी माप है इसकी बात करें तो जनरल ओबीसी जो है, जनरल ओबीसी के लिए आपकी जो हाइट है वो बॉयज के लिए इसके लिए आपकी 165 सेंटीमीटर जो है वो आपकी हाइट रहनी चाहिए, और जो अगर आप गर्ल्स में आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप गर्ल्स में आते हैं और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है। इसी के साथ में ये जो शारीरिक मापदंड आप पूरा कर लेते हैं, यानी कि आप तीसरा जो फेज है वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में जो आपको खुशी होगी उसके बारे में सोच करके ही आगे बढ़ना है, और इस पूरी प्रक्रिया में आपको मेहनत से आगे बढ़ना है। ये जो फिजिकल टेस्ट है इसको तो हमने देख लिया। अब आगे की जर्नी में हमें देखना है जो हमारा पहला फेज है, पहला पड़ाव है, वो है हमारा एग्जाम। और हमारा जो ये एग्जाम है ये 3 चीजों में डिवाइड होगा, ठीक है। अगर हम इसके चेस्ट की बात करें दोस्तों, चेस्ट भी देख लीजिए। इसका जो चेस्ट होता है वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 80 सेंटीमीटर आपका ये चेस्ट होना चाहिए, और इसी के साथ में आप जब इसको फुलाएंगे तब ये आपका 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है। और इसी के साथ में अगर हम आगे देखें, फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट की नाप नहीं होती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो चेस्ट की नाप है ये सिर्फ बॉयज के लिए होती है। अगली हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो 3 चीजों में डिवाइड है, ठीक है। एक है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस जो है
वो इसमें आपका शामिल हो जाता है। और जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो है 50 क्वेश्चन हैं और इसके लिए मार्क्स भी 50 रहने वाले हैं। इसी प्रकार से मैथ्स के आपके लिए 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके लिए जो आपके मार्क्स रहने वाले हैं वो 35 क्वेश्चन हैं, यानी कि 35 नंबर रहने वाले हैं। और इसी प्रकार से रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका ये जो 35 क्वेश्चन है इसके लिए 35 नंबर रहने वाले हैं। इस प्रकार से 120 प्रश्न आते हैं और 120 अंक के होते हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये जो सिलेबस है इसमें जीएस की थोड़ी बड़ी भूमिका है और अगर आप भरोसा करते हैं तो आप शिक्षा एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये हमने मेहनत करके बनाया है, आपके लिए इतना लिख करके मैंने मेहनत की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी के पास ये जानकारी जो है वो फॉर्म से संबंधित पहुंचे। आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसके बाद में आप फॉर्म भरने के बाद पछताएं कि हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं देखा था। तो आप संपूर्ण जानकारी जो है वो लेकर के ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो ये 120 क्वेश्चन है इसके लिए आपको समय कम मिलता है। समय आपके पास होगा 90 मिनट। ठीक है, ये आपको 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन जो हैं वो करने होंगे। और दोस्तों जो इसकी निगेटिव मार्किंग है वो भी दूसरे एग्जाम से ज्यादा है, यानी कि 1/3 की, यानी कि 33% की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है वो कट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके संपूर्ण सिलेबस की, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या रणनीति तैयारी की होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका जो ये पाठ्यक्रम है जिसको लेकर के आप दौड़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि आप इसके बिना किसी भी एग्जाम की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारा महासागर है। आपके पास कितना पढ़ने को हो सकता है, लेकिन आपको कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा और ज्यादा रणनीति से आपको तैयारी करनी होगी। तो ये जो सिलेबस है वो मैंने आपके सामने लगा दिया है, इसको आप देख लीजिए। मैथ्स जो है वो आपकी अर्थमेटिक आने वाली है, अर्थमेटिक के ही सारे चैप्टर आपके पास रहने वाले हैं। लेकिन आप ये यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जो है मेंसुरेशन के 1-2 चैप्टर जो हैं वो आपके एडवांस के भी आने वाले हैं। तो ये जो अर्थमेटिक मैथ है आपको आने वाली है। ठीक है, इसके बाद में आप देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि इसमें रीजनिंग के चैप्टर भी आने वाले हैं। और इसके साथ में रीजनिंग के साथ में दोस्तों कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन जो है वो रेलवे से जुड़े हुए, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसको हम अभिरुचि टाइप के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपको एनालॉजी है ये, ठीक है, एन ऑड एंड आउट है, सीरीज है, ठीक है, स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी प्रकार से आप सारे टॉपिक भी इसमें देख सकते हैं। मैं जीएस पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, जीएस को ज्यादा देखना चाहता हूं कि इसमें इन्होंने कोई भी सिलेबस की डिटेलिंग नहीं दी हुई है। आपके पास सीधा सीधा लिख दिया गया है कि आपके पास हिस्ट्री है, इसी के बाद में हिस्ट्री भी 3 फेजेस में डिवाइड होती है। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उससे पहले का प्राचीन काल का इतिहास। इसके बाद में पॉलिटी सेगमेंट उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है, ज्योग्राफी लिख दी है, इकोनॉमिक्स लिख दी है, स्टैटिस्टिक्स लिख दी है, अवेयरनेस लिख दी है। अवेयरनेस मतलब इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कम से कम 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ में बायोलॉजी का सेक्शन है, केमिस्ट्री का सेक्शन है और फिजिक्स का सेक्शन है। तो दोस्तों आपको पता है मैंने पहले से ही क्लास में अनाउंस कर दिया है कि हम साइंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, यानी कि हमारी जो मैप सीरीज चल रही है, विश्व भूगोल की, ज्योग्राफी की सीरीज जो चल रही है, इसकी सीरीज को खत्म होने के बाद में सिर्फ 2-4 क्लासें इसमें और होंगी। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम आपका साइंस जो है वो शुरू करने वाले हैं। साइंस की अधिक वैल्यू हो जाती है रेलवे के एग्जाम में, टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें जो हैं वो हम साइंस का पोर्शन शुरू कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका जो साइंस है, साइंस का पोर्शन और मजबूत हो सके। इसी के साथ में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर करंट अफेयर भी बोल दिया सर आपने, अवेयरनेस भी बोल दिया है, तो ये एक ही बात है। ठीक है, इसको अलग अलग नहीं मान सकते। अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस में बस ये है कि थोड़ा स्टैटिक टॉपिक भी अगर उसमें ऐड कर ले तो उसी को हम बोल सकते हैं, अलग अलग उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जो जीएस का पोर्शन है उसमें आप पूरा का पूरा भरोसा कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा जो आरपीएफ का एग्जाम है। तो आप लोग जो है वो शिक्षा एकेडमी से जुड़ सकते हैं और हम पूरी रणनीति के साथ में आपका ये जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करवा देंगे।
ठीक है, यानी कि हम जो है एक पूरी रणनीति के साथ में आपका ये एग्जाम जो है वो हम उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शक जो होता है वो आपको पढ़ाने के साथ साथ में आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजी बताता है कि आप जो है अपने एग्जाम में आसानी से उसको क्रैक कर लेते हैं, आसानी से उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। जीवन से ज्यादा